हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू एनालिसिस के अगले सीरीज में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के प्रश्नों को देखेंगे क्लास 1 to 5 में। क्लास 1 to 5 में टीआरई 1 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैंने ये उसका डिस्कशन करके अपलोड कर दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। इसमें टीआरई 2 और टीआरई 3 में साइंस सेक्शन में जो 40 मार्क का एक सेक्शन होता है उसमें साइंस में जितना भी प्रश्न पूछा गया है 1 to 5 में उसका डिस्कशन होगा और इसको अपलोड करेंगे, आप लोग देखिए। तो पहला प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है, लास्ट में जो प्यूरिफाई हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्शन के केस में, उसमें ये होता है जो इम्प्यूरिटीज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। इसको याद रखिएगा। गैंग में जब ऐड कीजिएगा आप फ्लक्स, फॉरेन मटेरियल फ्लक्स, तो जो आउटपुट मिलेगा आपको वो मिलता है स्लैग। स्लैग जो होता है क्या होता है, उस मेटालिक जो ओर्स रहता है उससे हल्का होता है, ऊपर में फ्लोट करता है, तो इसको हटा लिया जाता है। तो ये जो फ्लक्स मिलाया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर के लिए डिफरेंट टाइप का फ्लक्स मिलाया जाता है। जैसे कि मेटालिक ओर्स है तो कुछ और फ्लक्स मिलाएंगे, कोई और है तो कोई और फ्लक्स मिलाएंगे। तो एक तरह के ओर में, मेटेलिक ओर में, खास करके जब ये आयरन के पड़े होंगे, जो आयरन के लिए जो कोक का जरूरत होता है एक्सट्रैक्शन में, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है। तो कोक का यूज होता है हमारा एक्सट्रैक्शन, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। किस चीज के लिए? स्लैग बना के उसको, गैंग को अलग करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पेपर है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली रंगीन प्रकाश। देखिए अब ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रिज्म है। प्रिज्म से जब भी कोई लाइट पास करती है तो ये क्या होता है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। और मैंने लिखना सिखाया था, जो नीचे से लिखिएगा विव वायलेट टू रेड, इसको लिखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ लिख दिए। अब इसमें पूछा जाता है क्या, जो वेवलेंथ, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल, और तरंग ये उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है, तो म्यू अपवर्तनांक जो होता है वायलेट का ग्रेटर देन रेड होता है, मतलब इसके ऊपर जो भी होगा उससे ज्यादा होगा वायलेट का, मतलब सबसे अधिक वायलेट का, उससे सबसे कम रेड का। लैम्डा जो होता है रेड का सबसे अधिक होता है, लैम्डा सबसे कम वायलेट का होता है। वेलोसिटी सबसे अधिक रेड का होता है, वेलोसिटी सबसे कम वायलेट का होता है। ये चीज ध्यान रखना है। एनर्जी का भी पूछा जाता है, तो एनर्जी सबसे अधिक वायलेट का होता है, सबसे कम एनर्जी रेड का होता है। ये 4 आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। अब ये कहिएगा वेलोसिटी रेड और आप वायलेट में बता रहे हैं, बीच में से किसी का दे देगा, तो ये मैं बताया कि वेलोसिटी वायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम, मतलब इससे ऊपर जैसे ही जाते जाएंगे घटते जाएगा। वायलेट से रेड की तरफ जैसे जाइएगा एनर्जी कम होते जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते जाएगा। तो इसमें जो नीचे सबसे नीचे वायलेट है, वायलेट क्या हुआ, सबसे ज्यादा डेविएट होता है, मतलब सबसे ज्यादा इसको अपवर्तनांक होना चाहिए। क्लियर है? सबसे ज्यादा मुड़ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब आइए प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, अपवर्तित, तो कौन सा? वायलेट। वायलेट मीन्स बैंगनी। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। अब चालक है, चालक मतलब कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है वो प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है। अच्छा चलिए नया पेज लेते हैं। ये कोई प्रतिरोध है, वायर है, प्रतिरोध मतलब वायर, कंडक्टर। इसका ये जो वाली एरिया होती है ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कुलर होता है, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, इसके एरिया को। ये लेंथ जो टोटल है इसका एल से डिनोट करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर जिसका लेंथ एल हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, ये अगर ए हो तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का लिखते हैं हम लोग रो एल बाय ए। रो एल बाय ए, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालते हैं, होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो कांस्टेंट लगाते हैं तो रो लगाते हैं। यानी कि आर अगर देखिएगा तो आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, या इसी को बोलते हैं इनवर्सली, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और ये क्या है, एल क्या है, समानुपाती। तो अगर एल समानुपाती है और ए व्युत्क्रमानुपाती है, ये तो इस दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछ लिया जो किसके समानुपाती होता है, तो एल के। हो सकता है अगली बार पूछे जो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसको कहिएगा, एरिया यानी क्षेत्रफल के। और तीसरा प्रश्न क्या हो सकता है, जो कहेगा एल को दुगुना कर दिया तो उसके रेसिस्टेंस पे क्या, मतलब प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा।
ए को दुगुना कर दिया तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, ए को आधा कर दिया तो प्रतिरोध पर क्या होगा, तो ऑप्शन में लिखा रहेगा दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर बढ़े तो इसका सही आंसर क्या था, सही आंसर था उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, इसको लंबाई के समानुपाती, लेंथ। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है माचिस के डब्बे के रगड़ने वाली सतह, एक माचिस का डब्बा जो होता है ना, माचिस का डब्बा ऐसा बना हुआ रहता है ना, माचिस का डब्बा, सर माचिस का डब्बा होता है, तो ये पर देखते हैं ऐसे 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 बिंदा बिंदा रहता है, तो कह रहा है ये जो रेड कलर का लगा रहता है ये क्या रहता है, तो ये होता है फास्फोरस, रेड फास्फोरस। फास्फोरस में इसमें स्पेसिफिकली रेड फास्फोरस। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न निम्न कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। अल्कोहल जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक्स होता है उसमें कुछ ऐड किया जाता है, वो होता है हमारा क्या, एथेनॉल ऐड किया जाता है। एथेनॉल, मेथनॉल नहीं, मेथनॉल वाला पीजिएगा तो वही छपरा में जो लोग अंधा होता है आँख का रोशनी चला जाएगा, तो हेक्सनॉल नहीं होता, मेथनॉल नहीं होता, एथेनॉल होता है। इसका भी परसेंटेज फिक्स होता है, अगर परसेंटेज थोड़ा सा इधर उधर कंपोजिशन में गड़बड़ हुआ तो फिर असर पड़ जाता है किडनी और लिवर पर, आँख की रोशनी जाने की संभावना रहती है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी ईंधन की दक्षता मतलब उसकी इफिशियंसी के संदर्भ में क्या है, कितना बेहतर कोई ईंधन है वो कैसे आप जान पाएंगे, तो ये बताता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, 1 केजी किसी भी ईंधन का 1 केजी को पूरा बर्न ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ओवर जलेगा तो उससे कितना एनर्जी मिलेगा, उसको उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जिस भी ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू जितना अधिक होगा, किसी भी ईंधन का मान लीजिए कैलोरीफिक वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में अधिक है, तो वो जिसका अधिक होगा कैलोरीफिक वैल्यू वो ईंधन बेहतर होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, ईंधन बेहतर। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आइए। हाँ, एक चीज इसमें एक इन्फॉर्मेशन और देना है, अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो अगले बार हो सकता है ऑक्टेन नंबर पूछ दे और सीटेन नंबर। सीटेन नंबर ये दोनों क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या बताता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में बताता है, कोई भी ईंधन कितना स्टेबल है। क्लियर है। और कोई भी ईंधन कितना फास्ट जल सकता है ये सीटेन नंबर से बनाता है। तो इसमें पूछा जाता है जो बेटर ईंधन के लिए कितना ऑक्टेन नंबर कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर को पक्का देख लीजिए। क्लियर है, उसे हम थियरी क्लास में जरूर पढ़ाएंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न है खाने के डब्बे पर जस्ता के बजाय टीन का, ये देखिए टीआरडी 1 में 1 to 5 में शिफ्ट 1 या 2 में कहीं पर पूछा हुआ है, यही सेम प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखिए जो प्रश्न जितना पूछा जा रहा है ना कहीं रिपीट हो रहा है, कंबाइंड से चाहे यहाँ से वहां से, तो रिएक्टिविटी जिंक का ज्यादा होता है, इसीलिए जिंक का नहीं चढ़ाते हैं, टीन का चढ़ाते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई नहीं है। ठीक है, अब सिंचाई की बात आई तो करा खंडल, यानी कि गड्ढा खोद के जो सिंचाई करता था, बाल्टी से पानी निकाल रहा है अपना, वो तो होता है पारंपरिक है। चेन पंप भी पारंपरिक है। ड्रिप इरिगेशन पारंपरिक नहीं है, ये शायद हरित क्रांति के समय में आया था, और हरित क्रांति आया है तो एक बात ध्यान रखिएगा, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इनकी मृत्यु हो गई है। यही भारत में हरित क्रांति के जनक है। भारत में तो ये थे हरित क्रांति के जनक। अब बताना है आपको जो विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है, किनको कहा जाता है हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड लेवल पे। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है आपका मानव गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये याद रखना आप लोगों को, मानव गुर्दे में किडनी में लिंग सूत्रों की जो है सो संख्या 1 जोड़ी होती है, 2 मतलब 1 जोड़ी। अगले प्रश्न में आए मानव कान का श्रवण प्राशय। अब देखिए 3 अगर साउंड का अगर ये हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ये हर्ट्ज जो होता है ये डायरेक्ट पूछ सकता है हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी, इसको देखते हैं हम लोग। अब साउंड जो होता है, साउंड 3 तरह का, एक होता है जो आप सुन सकते हैं, ह्यूमन ऑडिबल, आदमी सुन सकता है। एक इससे ज्यादा, यानी कहां तक सुन सकता है आदमी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आदमी सुन सकता है। एक हो सकता है क्या जो 20 हर्ट्ज से कम हो, इसको कुत्ता बिल्ली सुनता है। एक होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो, इसको चमगादड़ सुनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ये ऑडिबल। ये हो गया इंफ्रासोनिक, ये हो गया अल्ट्रासोनिक, ये हो गया ऑडिबल। क्लियर है। तीनों का रेंज याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये अल्ट्रासोनिक वेरी है, ये इंफ्रासोनिक जिसको कुत्ता
बिल्ली, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, वेरी सेंसिटिव, वो सब सुनते हैं। ये बैट ये प्रोड्यूस भी करता है, बैट इसी से मतलब रिफ्लेक्शन के आधार पर डायरेक्शन भी अपना चेंज करता है। ये ह्यूमन जो सुनता है वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 है ना, तो इसके बाद किलो लग गया, 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे अधिक ऊर्जा अभी बताया था हमने, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है, देखा था हमने। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? इसमें। मैंने क्या बताया था? विबग्योर। लिखने क्या बताया था? VIBGYOR। सबसे अधिक इसका होगा नहीं। उसके बाद इसमें दिया है क्या क्या? ब्लू, रेड एंड येलो। तो ब्लू, रेड एंड येलो, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्लू का। ऑप्शन ए। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? बताइए। नहीं। अगले प्रश्न पर है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लेड? पेंसिल लेड को बनाने के तो पेंसिल से लिखते हैं ना, अंदर में जो लीड होता है ना, वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। क्लियर है? अगले प्रश्न पे, ये तो सब जानता हो। प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर, अच्छा दर्पण, ये दर्पण है। क्लियर है? दर्पण पे ये 30 डिग्री का एंगल बना के आ रही है, यानी कि लंब, ये अभिलंब जो होता है उससे कितना का बना रहा है? 60 डिग्री का। ये रिफ्लेक्ट होगा तो अभिलंब से जितना बना के जा रहा है उतना ही बना के जाएगा, आ रहा है उतना बना के जाएगा। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो जो पहला नियम है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का पहला नियम, वो कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी इधर से 60 है, कोण क्या होता है? आपतन परावर्तन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोलते हैं, दर्पण के साथ नहीं, ये अभिलंब के साथ। क्लियर है यहाँ तक? तो 60 से जाएगा, तो इसमें मांग रहा है तो परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब से पूछ रहा है। ये दर्पण से दिया हुआ, अभिलंब से, तो 60 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? सही आंसर है बी 60 डिग्री। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न है, आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तारण। आहार नल में जब भोजन आप खाते हैं ना, तो पेट से उसमें जो भी डाइजेशन जितना तक होना था हो गया, उसके बाद चला जाएगा आपको ओसोफेगस। आहार नल बोलते हैं हम लोग किसको? ओसोफेगस, फूड पाइप, मुंह से जो देते हैं। तो मुंह से जो नीचे जाता है ना, उसमें संकुचन, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन होते जाता है। जैसे कभी सांप को देखे हैं, सांप को जब मेढक को खा लेगा ना, तो मुंह के पास पूरा फुला हुआ रहेगा, और धीरे धीरे देखते हैं बीच की तरफ शिफ्ट होते जाता है, सांप में फुला हुआ रहेगा। ऐसे वो शिफ्ट कैसे करता है? सांप दबाता है, संकुचन एक्सपेंड करता है, और ये करता है, उसको कंट्रैक्ट करता है, संकुचन और एक्सपेंशन होते रहता है, तो उसी से वो शिफ्ट होते चला जाता है। इसी तरह से हमारे आहार नाल में भी खाना जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रमांकुंचन। सही आंसर है सी, यानी कि पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग में रक्तचाप को, देखिए पहले टीआरई 1 में पूछा, देखिए 2 क्वेश्चन अभी दिखा दिए हैं जो एकदम रिपीट हो गया है, टीआरई 1 से टीआरई 2 में, टीआरई 3 तक में रिपीट होते रहता है। तो इसका क्या पढ़ा था हमने? पोन्स, मेडुला एंड सेरेब्रम। क्लियर है? हमने बताया था जो मस्तिष्क का 3 भाग होता है, एक फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये जो पीछे वाला ब्रेन होता है इसका 3 पार्ट होता है, इसमें एक होता है पोन्स, एक मेडुला और एक सेरेब्रम। जो आगे वाला होता है इसका 3 पार्ट होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। मिड ब्रेन कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? आगे अगला प्रश्न, इसका मैंने बताया क्या आंसर क्या होगा? हाँ बता दिया। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? घर्षण मतलब फ्रिक्शन सबसे कम किस केस में होगा? तो अब देखिए, कोई वस्तु अगर सरफेस पर है, यहाँ सरफेस पर रखा हुआ है, या तो इसको आप क्या कर सकते हैं? घसीट के ले जा सकते हैं, मतलब स्लाइड करेगा इस पे नहीं, या नहीं तो क्या हो सकता है? ये टोपल करके पलट के ले जाए, टोपल करके उसको बोलते हैं रोलिंग, या राउंड करते करते जा रहा है ये। एक होता है क्या, जो वो खींच रहे हैं, खिसक ही नहीं रहा, मतलब ये जो भी बॉडी के साथ रेसिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है वो क्या कर रहा है? कांटेक्ट सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण होता है। जो फ्रिक्शन, जब भी किसी बॉडी को आप खींचना शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाते जाएंगे, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? बॉडी चलना शुरू करेगा। अब बॉडी जैसे ही चलना शुरू कर दिया, या वेदर इट इज स्लाइडिंग और रोलिंग, जैसे ही बॉडी चलना शुरू कर देगा, तो जहां तक मैक्सिमम आपने फोर्स लगाया था उससे थोड़ा कम पे ही आप उसको अब स्लाइड कर सकते हैं या रोल करा सकते हैं। तो जहां तक वो मैक्सिमम फोर्स आपने लगाया ना, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे अधिक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर मैं लिखना चाहूं तो आरओ लिखो, रोलिंग फ्रिक्शन, तो सबसे अधिक। उसके बाद रोलिंग के बाद क्या होता है? उससे सबसे अधिक
एक मिनट, सबसे अधिक क्या होता है एसटी स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम क्या होता है एसएल स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन। इसको ध्यान रखिएगा, इस बार अगर उसने रोलिंग फ्रिक्शन से पूछा है तो अगले बार स्टैटिक से पूछ सकता है, हो सकता है ये स्टैटिक और स्लाइडिंग में पूछ ले जो कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। क्लियर है, तो इसको देख के रखिए। तो सही आंसर है बी रोलिंग फ्रिक्शन। आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो आता है ना इसका ढेर सारा इफेक्ट है। एक होता है क्या मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा क्या होता है तापीय मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, अगला क्या होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट। तो जो बैटरी में काम करता है ना, बैटरी चार्ज जो करते हैं उस समय में केमिकल इफेक्ट, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं कुछ हो रहा है तो बैटरी में केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मैग्नेटिक, जैसे आपका इसमें फैन चल रहा है घर में वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, मोटर जनरेटर जो कर रहे हैं आप लोग। और दूसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जो करंट जब किसी चीज से फ्लो करता है, जैसे आपके घर में नाइक्रोन का हीटर है या बल्ब है वो हीट होता है ना चलता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो जो फ्यूज घर में लगा होता है वो क्या होता है जब अधिक करंट हो जाए पास कर जाए एकाएक तो फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होती है। तो जैसे करंट जाएगा तो हीट डेवलप बराबर हीट जो डेवलप होता है वायर में रेसिस्टेंस में होता है आई स्क्वायर आर। करंट थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर से के रेट से हीट जनरेट होता है। तो करंट अगर एकाएक हाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई आ गया, करंट हाई हो गया तो क्या हो जाएगा हीट डेवलप हो जाएगा बहुत ज्यादा। और उसका जो आपके घर में पूरा वायरिंग है ना सबसे कम गलनांक वो रहता है किसका, फ्यूज वायर का। तो फ्यूज क्या करेगा, गल जाएगा, गल के सर्किट क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, करंट नहीं आएगा तो आपके घर का एप्लियंस बचा रह जाएगा। तो किस पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक विद्युत, उसी प्रश्न को रिपीट करके लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का। अब देखिए एनिमल जितने भी है ना उसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड, गर्म खून का या ठंडे खून में बांटा जाता है। हॉट ब्लडेड मतलब ह्यूमन बींग, याद रखिएगा ऐसे, हॉट ब्लडेड मतलब ह्यूमन बींग जिसका अपना शारीरिक ताप होता है ना, एनवायरमेंट के ताप से रेगुलेट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉट ब्लडेड। जैसे ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स जो भी गाय है भैंस है बखड़ा है बछड़ा है बंदर है, एप्स ग्रुप का पंछियां है, सब है हॉट ब्लडेड। और रेप्टाइल सेक्शन में, रेप्टाइल जो आप पढ़िएगा ना ये एनिमल किंगडम में, रेप्टाइल मतलब जो रेंगता है उसमें, जैसे फिश है मीन में, ये सब क्या होता है ना कोल्ड ब्लडेड होता है। मतलब ये इन्वायरमेंट के अनुसार इसका टेम्परेचर चेंज होते रहता है, हाइबरनेशन मोड में ये सब जाता है। जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, टोड हो गया, ये सब। क्लियर। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब के सब है कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब कोई भी नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा ई। क्लियर है यहां तक, बताइए कोई दिक्कत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, 7th या 6th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ठोस नाइट्रोजन नहीं, सॉलिड ऑक्सीजन नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ये बर्फ जैसे सॉलिड स्टेट में आपका CO2 कन्वर्ट होगा ना, एकदम बर्फ जैसा दिखेगा लेकिन छुइएगा तो आप भींगिएगा नहीं, इसलिए इसको शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। ओजोन के बारे में आप क्या जानते हैं, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है, इससे जो है सो आपको क्वेश्चन बनाना है। तो कह रहा है उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। उच्च तरंग दैर्घ्य नो, ऐसा तो नहीं है। ये शॉर्ट वेवलेंथ को अवशोषित करती है, लॉन्ग को नहीं। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, नहीं। इनर्ट गैसेस आर मोर स्टेबल। यह मध्य मंडल में पाई जाती है, नहीं। ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। तो कोई भी सही नहीं है। क्लियर है यहां तक। तो सही आंसर क्या होगा ई, नन ऑफ द एबव। अगले प्रश्न पे आए। अगला प्रश्न है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है। बायोगैस, या बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट, ये बीपीएससी में पूछा हुआ कंबाइंड में, यहां पर रिपीट किया है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा है तो मीथेन होता है। अब देखिए अब जो आया है ना बायोगैस, तो एक चीज और, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होता है ना, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका कोई अपना स्मेल नहीं होता है। उसमें स्मेल के लिए एक सब्सटेंस मिलाया जाता है, जानते हो सब्सटेंस का क्या नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल मरकैप्टन। क्या है, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि गैस अगर लीक कर रहा है ना तो वो आपको स्मेल आ जाए और आप अपना जाके गैस चेक करें जो वेदर द गैस इन माय हाउस इज लीकिंग और नॉट। क्लियर है।
तो क्या होगा? मीथेन। अगले प्रश्न पे बढ़ें। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। एसिड रेन के प्रभाव जानते हैं? एसिड रेन का प्रभाव ताजमहल पर, जैसे संगमरमर का कुछ बना रहेगा, जैसे एसिड से रिएक्ट कर लेगा कुछ, तो उस मटेरियल से अगर आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, उस एरिया में एसिड रेन हो रहा है, तो क्या होगा? बिल्डिंग खराब हो जाएगा। आप अपने बाथरूम में देखते हैं, बाथरूम में अगर आपके घर में कहीं वो संगमरमर वाली लगी हुई है टाइल्स नीचे में, है ना, पत्थर लगी हुई है, तो उस पर देखिएगा क्या, जहाँ पर पानी का फ्लो है या एसिडिक है या सर्फ यूज कर रहा, धो रहा है ना लोग, तो वहां पर देखिएगा खुरदरा खुरदरा हो जाता है, मतलब उसमें मतलब लगता है जो नोचा गया है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्क्रैच आ जाता है, मतलब इचिंग जैसा हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है जानते हैं? उससे रिएक्ट कर लेता है। तो एसिड रेन में क्या होता है? एसिड रेन CO2 और SO2 इस दोनों के प्रेजेंस के कारण होता है, और भी होता है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन में A और C दोनों सही है, तो ऊपर में से एक से अधिक होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है संघ इक्नोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में के बारे में जानना है आपको। तो इकाइनोडर्माटा जो होता है ये पूरी तरह से जलीय जीव का होता है, समुद्री जीव। क्लियर? और इसमें क्या होता है? ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब त्रिस्तरीय इसका शरीर होता है। ऊपर वाला स्तर जो रहता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, हार्ड शेल होता है। स्टार फिशर जो है इसी में आता है, इकाइनोडर्माटा में, जेलीफिश, स्टार फिश। क्लियर? तो स्टार फिश आता है किसमें? इकाइनोडर्माटा में। तो त्रिस्तरीय गुहा आता है, ये सही है। विशिष्ट जल संवहन उत्तक होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये समुद्री जीव है ना, विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, बिल्कुल ये समुद्री जंतु है। तो तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक, ये सही आंसर है। क्लियर? मोर देन 1। क्लियर? आगे आइए। निम्नलिखित कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अब ऊर्जा के स्रोत को दो तरह से बांटा गया है। एक हो गया नवीकरणीय, और दूसरा हो गया अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और नवीकरणीय। क्लियर? नवीकरणीय एंड अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका नवीनीकरण हो सकता है, जो रिप्लेनिश हो सकता है, जो खत्म होने वाला नहीं है, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा, जैसे आप फॉसिल फ्यूल है, ये आपका पेट्रोलियम है, वो क्या आता है, करोड़ों वर्ष लगता है बनने में, और तेजी से कीजिए तो जब तक वो मतलब बनेगा तो उससे पहले खत्म हो सकता है। तो ये नहीं है। तो कह रहा है कि नवीकरणीय जो रिप्लेनिश हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हो सकता है इसमें? नवीकरणीय में कोयला हो सकता है, नाविक ईंधन हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नहीं। नवीकरणीय में कौन सा होता है? सोलर एनर्जी, और क्या होता है? विंड, वायु एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब होता है। इसमें क्या होगा? कोई भी ऐसा नहीं है जो हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो इसका, तो सही आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ द एबव। कोई है ही नहीं इसमें, तो सही आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हम लोगों ने पढ़ा था ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन अंतःस्रावी, एक होता है एक्सोक्राइन बहिस्रावी, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स्ड का तो याद रखिएगा हमेशा ही। मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड में होता है एक ही है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? जो अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित। तो मिश्रित में होता है आपको पैनक्रियाज, याद रखिएगा, पैनक्रियाज। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या क्या होता है ये जान लीजिए। इसमें लैक्रिमल एक है, लैक्रिमल ग्लैंड, जो आपको क्या है? अंतःस्रावी नहीं। ये है क्या, हमको करा कि कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी नहीं है? ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन क्या करता है? जो डक्टलेस नहीं होता, इसमें होता है डक्ट। जो एंडोक्राइन होता है उसमें डक्ट होता है, और उसमें डक्ट के एंड हमारा क्या है? ये अंतःस्रावी। और एक है थायराइड और पिट्यूटरी। तो इसको हम लोग एक बार इसको पहले इरेज करने दीजिए, इस जगह कम है। हाँ, इसको इरेज करके बता रहे हैं पुनः इस प्रश्न को। हमारा क्या है? जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ग्लैंड का, ग्लैंड हमारे पास ह्यूमन बीइंग में तीन तरह का होता है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है इंडोक्राइन, और एक तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड का याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। एक ही ग्लैंड है मानव शरीर में, पैनक्रियाज, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला है एंडोक्राइन।
एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, अंतःस्रावी ग्लैंड, ये डक्टलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी वाहिकाएं नहीं होती है। वाहिकाएं नहीं होती है तो इसका जो हार्मोन्स रिलीज होगा वो कैसे जाएगा टारगेट पर, तो ये ब्लड के थ्रू जाता है। तो जितना भी ब्लड में घुल के जाता है आपको हार्मोन्स, वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। एक एक्सोक्राइन होता है जिसमें डक्ट होता है, मतलब इसमें आपको वाहिकाएं होती है, नली, उसके थ्रू इसका जो है सो सिक्रेशन होके जगह तक पहुंचता है। क्लियर है? तो जितनी भी, अब ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल अगर देखें तो लीवर अपने आप में सबसे बड़े एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद जो स्तनियों का श्वेत ग्रंथियां होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये लैक्रिमल जो है, लैक्रिमल उसी को बोलते हैं, श्वेत ग्रंथियां। इसके बाद लार ग्रंथियां, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड, पेनियल बॉडी, ये सब है हमारा कौन सा? एंडोक्राइन। अब मिक्स ग्लैंड का मैंने बता ही दिया। तो ये पैराथायराइड या पिट्यूटरी क्या है? एंडोक्राइन है, और लैक्रिमल सिर्फ एक ऐसा है जो एक्सोक्राइन है। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है? वायुमंडल में जो ऑक्सीजन आता है ना, सबसे ज्यादा कहां से आता है? वो समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से आता तो प्रकाश संश्लेषण से, लेकिन जंगल से नहीं या घास के मैदान से नहीं, समुद्री पौधे से आता है। समुद्री पौधे में खास करके शैवाल से। क्लियर है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? हार्मोन जो होता है ह्यूमन हार्मोन और वनस्पतिक हार्मोन। तो ह्यूमन बॉडी से जो सीक्रेट हो रहा है हार्मोन ह्यूमन हार्मोन हो गया, वनस्पति से जो होता है वो वनस्पति हार्मोन हो गया। क्लियर है? तो वनस्पति हार्मोन है एक, इसमें एग्जांपल दिया हुआ साइटोकिनिन। इसके अलावा क्या होता है? जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये सब होता है हमारा साइटोकिनिन। 4-5 होता है, उसको आप लोग याद रखिए। 5 है टोटल दिया हुआ, कहीं से भी लुसेंट से या किसी भी बुक से याद कीजिए, पांचों हार्मोन को याद करके लीजिए। इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये सेक्स हार्मोन्स है। इंसुलिन तो जानते करते हैं, शुगर कंट्रोल हार्मोन, पैनक्रियाज से जो रिलीज होता है, तो ये है ह्यूमन हार्मोन। अगला प्रश्न नंबर है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। जो वायुमंडल में जो ऊर्जा है वायुमंडल का, वो कैसे आता है? एक तरह समझिए हीटिंग कैसे हो रहा है वायुमंडल का। तो ये सेलेस्टियल बॉडी से जो प्रकाश आता है अर्थ पे, वो क्या रहता है? सेलेस्टियल बॉडी से आने वाला वो होता है लघु तरंग दैर्ध्य का होता है। क्लियर? लघु वेवलेंथ वाला। और जब ये धरती पाया अर्थ जब हीट होता है तो अर्थ भी अपने से एनर्जी रेडिएट करता है बाहर की तरफ, विकिरण इधर से होता है। ये एनर्जी क्या होता है? वायुमंडल में वातावरण द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है। और वो ट्रैप कौन करता है? ग्रीन हाउस गैसेस। क्लियर? तो हीटिंग जो हो रहा है किससे हो रहा है? ये दीर्घ तरंग से। क्लियर है यहाँ तक? तो दीर्घ पार्थिव, यानी पार्थिव मतलब होता है टेरेस्टेरियल, मतलब धरती से जो रिलीज हो रहा है। सेलेस्टियल मतलब होता है जो अंतरिक्षीय बॉडी से जो आ रहा है, अंतरिक्ष से जो आ रहा है। क्लियर है? तो दीर्घ होता है। क्लियर है? आगे चलिए। अगला प्रश्न है, सोनार तकनीकी का प्रयोग किस चीज के लिए होता है? SONAR। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानिए। SO मतलब साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, NR से रेंजिंग होता है। यानी रेंजिंग मतलब किसी चीज का पता लगाने के लिए, कहां पर? पानी में कोई चीज का पता लगाने के लिए यूज होता है पद्धति, उसको हम लोग बोलते हैं सोनार। क्लियर है? तो इसमें नीचे की पहाड़ियों का पता लगाना, हिमशैल का पता लगाना, समुद्र की गहराई का पता लगाना, ये सब पता लगाते हैं। तो सही आंसर है डी। क्लियर? अगले प्रश्न जाइए। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों को पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? अच्छा, कि पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? अब देखिए, खाद्य श्रृंखला जब भी पढ़िएगा आप तो क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन। इससे जो भी आता है ग्रीन प्लांट्स। तो प्लांट जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। जितना भी प्लांट आ रहा है। इसके बाद क्या आ जाता है? एनिमल जो वेजिटेरियन, जो क्या हो? एनिमल जो हर्बीवोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। पढ़ा आपने? तो हर्बीवोर्स मतलब जो हर्ष पे डिपेंड करता है, घास फूस खा रहा है खाली, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट। ये जो है यहाँ के बाद ये प्रोड्यूसर है। इसके बाद जो आगे का जितना भी होता है वो सब होता है कंज्यूमर। तो सबसे पहले जो हर्बीवोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक कंज्यूमर, उपभोक्ता। उसके बाद जो इस हर्बीवोर्स को खाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके आगे जो होता है उसको टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर से शुरू होता है, यहां से हो जाता है कार्निवोर्स।
जो मांसभक्षी होता है, प्रथम स्तरीय कार्निवोर्स, द्वितीय स्तरीय कार्निवोर्स। क्लियर? तो जो भी प्लांट होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होता है, उत्पादक होता है। तो सही आंसर इसका क्या है? ये प्रश्न पे चल जाए फिर। क्या है पूछा जा रहा है? कीटभक्षी पौधा, पौधा है। कीटभक्षी पौधा का नाम जानते हैं? बटरवर्ट। उसके बाद किस किस का नाम जानते हैं कीटभक्षी के तौर पे? कीटभक्षी पौधों का नाम देखो क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन वोट होता है, बटरवर्ट होता है, उसके बाद कोबरा लिली होता है, वेनस फ्लैटट्रैप होता है, मंकी कप होता है, ऑस्ट्रेलियन सनड्यू होता है। क्लियर? ये सब है आपको क्या? इंसेक्टिवोर्स प्लांट का नाम। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? उत्पादक। क्लियर? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है? मृदा का पलवार करना क्या है? पलवार करना, पलवार का मतलब होता है मुल्चिंग। मुल्च करने का मतलब होता है किसी चीज के नमी को कंट्रोल करके रखना, बरकरार रखना, उसको रिलीज ना होने देना, निकलने नहीं देना। तो मृदा के नमी को जो बनाए रखते हैं इसको बोलते हैं मल्चिंग, पलवार। क्लियर? खरपतवार को रोकने इसका यूज नहीं है, उर्वरकता को बढ़ाने का भी काम नहीं है, वही है। आगे बढ़े, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आईज इज कॉज्ड बाय। तो ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होता है, तो इधर ये आंख हो गया, आंख में इधर से सिलियरी मसल्स से जुड़ा रहता है आंख, ऐसे। क्लियर? सिलियरी मसल्स लगा हुआ। तो जब भी आप ज्यादा धूप में जाएंगे ना तो सिलियरी मसल्स रिलीज हो जाएगा और पीपल छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट आपकी आंख में प्रवेश कर सके। जब भी आप क्या करेंगे, कम लाइट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये इसका फोकल लेंथ बड़ा कर देगा ताकि मैक्सिमम लाइट आपके आंख में प्रवेश कर सके, आप देख सके। क्लियर? तो ये काम कौन करता है? कंट्रोलिंग का काम हमारे ह्यूमन बॉडी में जो फोकल लेंथ जो चेंज होता है, मतलब किसी भी चीज को दूर है या नजदीक है, कहीं रहेगा बॉडी, उसका इमेज अगर रेटिना पर बनेगा आपको तभी तो आप देख पाएंगे। रेटिना पर बनाने के लिए किसी भी इमेज को क्या करना चाहिए? फोकल लेंथ हमारे आई का वैरी करता है, इवन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे आंख का एक पार्ट है वो होता है सिलियरी मसल्स, जिसके कारण हमारा फोकल लेंथ वैरी करता है। क्लियर? आगे आइए। अगला प्रश्न है टंगस्टन इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है टंगस्टन। टंगस्टन का रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है, जिस कारण उसे इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया जाता है तो हीट डेवलप होता जाता है। हीट डेवलप के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी हाई होता है टंगस्टन का, जिसके कारण काफी ग्लो करता है। तो पहले जो एक 100 वाट वाली बल्ब आती थी ऐसी वाली, ऐसा वाला जिसमें ऐसे ऐसे फिलामेंट लगा रहता था, तो ये जो फिलामेंट बना होता था इलेक्ट्रिक बल्ब का वो होता था किसका? टंगस्टन का। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट आर कॉल्ड। डेजर्ट में जो भी एनिमल मिलता है उस एनिमल के लिए एक स्पेसिफिक, ये इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन हो गया, स्पेशल नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं डेजर्टिकोल। क्या बोलते हैं? डेजर्टिकोलस, डेजर्टिकोलस। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है रासायनिक भाषा में मोर्चा। मोर्चा देखिए, मोर्चा नाम है जंग का, लोग जंग बोलता है ना, मोर्चा यानी रस्टिंग। तो रस्टिंग को केमिकली एक्चुअली है क्या? रस्ट। रस्टिंग का कंडीशन भी पूछा जा सकता है। रस्टिंग का मतलब प्री कंडीशन है 3 ठो, वो तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं रहेगा तो नहीं होगा। एक तो जिस मटेरियल पर रस्ट लगे मटेरियल चाहिए, दूसरा मॉइस्चर और एयर, ये तीनों चाहिए। इस तीनों में से अगर कोई भी एक नहीं है तो जंग नहीं लग सकता है, रस्टिंग नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रस्टिंग के केस में यह हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है रस्ट। तो सही ऑप्शन है ए। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आइए। द रिलेशनशिप बिटवीन द अलगी एंड द फंगाई इन लाइकेंस इज कॉल्ड। इस दोनों के बीच में अलगी और फंगस जो होता है किसी एक दूसरे को हानि नहीं करता, दोनों एक दूसरे से फायदा में रहता है। तो वो जब पढ़ेंगे ना हम लोग, ये जो पैरासिटिक लिविंग होता है एक दूसरे पर डिपेंडिंग होता है, तो उसमें एक को प्लस साइन देते हैं, एक को माइनस देते हैं। मतलब जो अगर कोई फायदा में है, एक को हो सकता है फायदा हो, दूसरे को घाटा हो, दोनों को फायदा हो, इसका क्या नाम देते हैं? दोनों को तो घाटा हो ही नहीं सकता। एक को घाटा हो दूसरे को कोई फर्क ना पड़े, एक को फायदा हो दूसरे को कोई फर्क ना पड़े। ये 4 तरह का, 4 के लिए स्पेशल नाम, अलग अलग नाम है। कमेंसलिज्म किसको कहते हैं, प्रोटो कॉपरेशन किसको बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं। तो ये जो अलगी और फंगस का होता है ये दोनों को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर? अगले प्रश्न पे आइए। कराएं व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट मेक अ प्लांट अ हाइड्रोफाइट। मतलब जलीय पौधा जो होता है उसमें क्या क्या गुण होता है जिस कारण वो जलीय पौधा कहलाता है। क्लियर? तो उसमें क्या एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, नो मैकेनिकल टिश्यू तो होता ही है।
प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कैमा, यस, एयर कंट्रोल करने वाला, वो जो देखते हैं, जो जलकुंभी देखे हैं, जलकुंभी में ऊपर में ऐसे करके पत्ती बना रहता है, यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो एक सैक रहता है, फुला हुआ रहता है, ये एकदम कैविटी जैसा रहेगा, लगेगा अंदर में स्पंज है। वो क्या करता है, इसको पानी पर तैरने के लिए मदद करता है। ऐसे यहाँ पर जर लगा रहेगा, तो एयर एंड कैमा हाउस में होता है। प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, यस, उसका वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू भी होता है। तो बी और सी दोनों सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़े, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है टाइप ऑफ मिरर यूज इन द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। तो पीछे अगर कोई व्हीकल आगे जा रहा है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, चेज कर रही है या ओवरटेक कर रही है, तो उसको देखने के लिए कौन सा मिरर लगाते हैं? उसको देखने के लिए हमारा मिरर ऐसा होना चाहिए जो हमेशा इमेज सीधा दिखाए, तो वो काम कौन करता है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आइए। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर, ये मतलब पॉल्यूशन को ये करने के लिए बताया जाता है, जो क्या लेवल है पॉल्यूशन का। ट्रैकिंग द एयर क्वालिटी को हम लोग ट्रैक करते हैं, उसमें पार्टिकल मीटर्स, जो पार्टिकुलेट मीटर्स है किस साइज का है, तो 2.5 pm देखते हैं लिखा रहता है पेपर के साइड में, यानी पार्टिकुलेट मीटर का साइज 2.5 mm, तो उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर। सही आंसर है बी। अगले प्रश्न पे है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। निम्न में से फूड चेन कौन सा कंस्टिट्यूट करता है? फूड चेन मतलब हमको तो क्या देखना है, प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, उसके बाद कंज्यूमर लेवल 1, कंज्यूमर लेवल 2, कंज्यूमर लेवल 3, इसको देखना है। तो ग्रास है प्रोड्यूसर, उसके बाद डियर है, ग्रास को खाता है और डियर को टाइगर खाता है, ये तो सही दिख रहा है। अगला ग्रास को फिश, फिश को कौ, नो ये गलत। ग्रास को रैबिट खाता है, रैबिट को एलिफेंट खाता नहीं, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या है, ये। क्लियर? आगे आइए अगला प्रश्न। इन अ फूड चेन विच ट्रॉपिक लेवल हैज हाईएस्ट एनर्जी। ट्रॉपिक लेवल जब बढ़ते जाता है, ये क्या हो गया, सबसे ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं? देखिए ये सन से एनर्जी आई, ग्रीन प्लांट लिया, तो ग्रीन प्लांट को हमने क्या बताया, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक। उत्पादक के बाद क्या हो जाता है, कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम जो करता है उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता, उपभोक्ता। इसके बाद आगे भी उपभोक्ता लेवल 1, 2, 3 ऐसे करके करते जाते हैं, 2 से 3 तक, 4 तक जाते हैं। तो अब कर रहा है कि एनर्जी लेवल सबसे अधिक किसमें रहता है, तो सबसे एनर्जी जो ज्यादा रहता है कहां पर होना चाहिए, बताइए। एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल हमेशा ही प्रोड्यूसर के पास रहता है। इसलिए लोग कहते हैं हरा साग सब्जी खाना चाहिए। आप जो कहते हैं ना मटन में ज्यादा एनर्जी मिलेगा, मटन में एनर्जी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां से 10% है एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो होता है किसमें रहता है, प्रोड्यूसर लेवल पर रहता है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब ये अभी जो हम पीछे पढ़ा था ना हम लोगों ने, एनसीईआरटी में देख रहा है जो इंडिकेटर, एसिड बेस्ड इंडिकेटर, उसमें क्या क्या पढ़ाया था हमने, मिथाइल ऑरेंज एक है ना, टर्मरिक है एक, उसके बाद फेनोप्थलीन है और एक लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर को, यानी जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे उसको बेस बोलते हैं। बेस का क्या काम है, बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, ऐसे जाके ब्लू बेस करता है, याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कर रहा है विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो रेड कर रहा है तो एसिड होगा। अब बात ये, इसमें एसिड लिखा नहीं है डायरेक्ट, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें एसिडिक है को। वॉशिंग सोडा एंड सॉल्यूशन ये बेसिक होता है, विनेगर एसिडिक होता है, कितनी बार बीपीएससी पूछ चुका है इसको। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन भी बेसिक होता है, तो सही आंसर क्या होगा, बी, यानी विनेगर एसिडिक होता है। क्लियर है? दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो आपका टीआरई 1 का, 2 का, 3 का क्लास 1 to 5 के लिए कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है। 2 सेक्शन में आएगा, ये पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा पार्ट है, तो इसको आप लोग देखिए और इसी ढंग से तैयारी कीजिए। जिस ढंग का प्रश्न यहाँ पर पूछा आपने देखा ना, रिपीट हो रहा है प्रश्न, उसी ढंग के प्रश्न को तैयार कीजिए। क्लियर? चलिए धन्यवाद।